वेलकम बैक। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, हामिद साहब, मैं हमेशा बात करती हूँ, शायद उसे बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हों या इख्तलाफ करते हों या कह रहे होंगे मैं गलत कह रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है कि मुसलमान का दर्द समझेगा या मुसलमान ही इस पर आवाज़ उठाएगा। मैं समझती हूँ सरासर एक गलत बात है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस वक्त जो ये पिन पॉइंट कर रहे हैं बात कि कितना जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पे, जिनको तकलीफ हो रही है, जिनको ये तड़प महसूस हो रही है, उसके लिए जनाब ज़रूरी नहीं है कि आपका ताल्लुक इस्लाम से ही हो, आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो सकता है। जब जुल्म की आवाज़ खिलाफ बुलंद करनी होती है। हमें एक मेहमान ने ज्वाइन किया है, उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले मैम नासरा थी, वो हमसे इजाज़त अभी ले चुकी हैं। सर मुझे बताइएगा जनरल साहब, कब तक मुसलमान इस जुल्म का, इस बर्बरियत का शिकार होते रहेंगे? कब तक मुसलमान निशाना बनते रहेंगे? कब तक मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहेगा कि ये दहशतगर्द हैं? ये इस्लामोफोबिया जो टर्म पिछले कुछ अरसे से इस्तेमाल करना शुरू की गई है, क्या अंजाम होगा इस सारे जुल्म का, इस दहशतगर्दी का जो कर कोई और रहा है और इल्ज़ाम किसी पर लगा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो हमारा मसला यही है कि हमारे अपने जो इस्लामी ममालिक हैं, इनके अपने अंदर इत्तेहाद नहीं, और जब आप आपस में लड़ रहे हों तो फिर दुश्मन उसका फायदा उठाते हैं। और ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें, और जो अपने मसाइल, अपने झगड़े हैं यहाँ पे, उनके लिए आपके पास OIC का फोरम मौजूद है, वहाँ आप डिस्कस करके उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये 1 to 1 खुद भी बात हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अरब और अजम का मसला अरसे दराज से, उम्रों से चला आ रहा है, वो फिर यहाँ पे खड़ा हुआ, और उससे फिर मुसलमान उम्मा जो है तकसीम हुई, सब बंदियां नहीं हुई। बहुत अरसा पहले से फलस्तीन वाला इशू तो इन मुल्कों ने, तकरीबन अरब ममालिक ने इसको अबंडन कर दिया, छोड़ दिया हुआ है। नतीजा ये कि फलस्तीनियों के हक में बात करने वाले बहुत थोड़े से मुल्क रह गए। ये तो अब इस दफा पाकिस्तान ने, टर्की ने मिलके तो कोशिश की और इस किस्से को इसको परसू किया, जिसके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई थोड़ी सी आवाज उठी। लेकिन अगर आप सिर्फ मुजाहिरे देख लें इनमें या कुछ देखें, तो इंसानियत की बुनियाद पे ज्यादा दुनिया के ममालिक ने इस पे आवाज उठाई है बनिस्बत मजहब की बुनियाद पे, जो मुसलमान कभी किसी वक्त किया करते थे। तो असल चीज वही है कि जब आप खुद अपने रास्ते से, अल्लाह के बताए हुए से रास्ते से हट गए, आपने अपना ही इत्तेहाद पारा पारा कर लिया, तो किसी से और क्या शिकायत इंसान करे। एक छोटा सा कमेंट या एक छोटा सा मसला या एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मैं जब भी शोज करती हूँ और जब भी कश्मीर की बात होती है या जब भी फ़लस्तीन की बात होती है या मुसलमानों पर जुल्म व जबर की बात होती है, तो हमेशा मैं सुनती हूँ कि OIC, जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका इत्तेहाद और ये तंजीम, क्या आपको ऐसा वाकई में लगता है कि OIC जो है वो इस मसले का, कश्मीर का या फ़लस्तीन का हल है, या उनमें वो यकजहती है भी, या वो ये मसला सॉर्ट आउट करना भी चाहते हैं? कहने को तो टर्म बड़ी अच्छी है कि OIC में हमें जाना चाहिए या वो हमारे लिए कुछ करेगा, आप इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, वो OIC किसी जमाने में इफेक्टिव भी रही है, लेकिन अब तो नहीं है, क्योंकि OIC में ही जो बैठते हैं मेंबर मुल्क जो मेंबर ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, उन्हीं में तो आपस में तकसीम है। और ये इसी वजह से कि वहाँ पे OIC के अंदर क्लैशेस ना हो, लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी और कीचड़ फेंकेंगे, तो इसलिए OIC को इन्होंने बिल्कुल गैर फाल किया ताकि उसके इजलास हो ही नहीं। अगर होते तो लाजमी बात है कि अगर मुसलमानों के अपने मामला वहां डिस्कस होंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बातचीत होगी। अभी सऊदी अरब ने थोड़ा बहुत इस पे यूं किया है कि उन्होंने कुछ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है मुख्तलिफ माल के साथ, जैसे कतर को उन्होंने निकाला हुआ था, ईरान के साथ भी ख्वाहिश जाहिर की कि ये हो जाए। ये चीजें होते हुए वक्त लगेगा, और अगर इत्तेहाद हुआ तो फिर OIC भी फाल हो जाएगी किसी हद तक। अब मिसाल के तौर पे पिछले साल में, लास्ट ईयर जो हुआ, तकरीबन इसराइल को 4 नए ममालिक ने रिकग्निशन दी,
उनमें ये चारों एक अरब ममालिक हैं, उनमें दो खास तौर पे बहरीन और यूएई, इनका रिकग्निशन इनकी जो है वो इसराइल की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि यहाँ से वो ईरान के ऊपर निगाह रख सकता है, अपना नेटवर्क डेवलप कर सकता है इंटेलिजेंस का, और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा एक फायदा था। अब अगर यही मुल्क उसको अपने सफीर वहां से वापस बुलाते जी और उनको कहते कि जनाब हम अपने रिकग्निशन का प्रोसेस रिवर्स कर रहे हैं इस वजह से कि आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप फलस्तीनियों के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन अब आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ तो एहसास उधर इसराइल में भी जागता कि जो उन्होंने इतने सालों की मेहनत के बाद रिकग्निशन वगैरह हासिल की वो आज रिवर्स हो रही है इसी वजह से कि उनकी पॉलिसीज दुरुस्त नहीं है। तो एक तो ये इशू है कि ये हमारी अपनी कमजोरी कि हमने अपने मफादात को तरजीह दी और जो इस्लामी ममालिक के या फलस्तीनियों के मफादात हैं उनको पसे पुश रखा। दूसरी चीज ये है कि इसराइल को भी किसी स्टेज के ऊपर हमारी यानी पॉलिसी इस तरफ जानी चाहिए कि उसको भी किसी स्टेज के ऊपर ये एहसास होना चाहिए कि अगर वो यही पॉलिसी चलाएगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और नुकसान उसका दो तरह का, एक तो मुसलमान ममालिक सारे इतने मुल्क हैं ये इक्तिसादी बाइकआउट करें, और दूसरी तरफ ये कि वहां पे फलस्तीनियों को कुछ न कुछ अमन के वक्त में मजबूत किया जाए। बाइकआउट में कौन क्या 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 कुछ हो सकता है, मैं चाहूंगी इस पर भी अगर आप बात करें ताकि सुनने वालों को पता चले। बहुत सारे हमारे मुल्क हैं जो कि जिन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया हुआ तब भी वो इसराइल से ट्रेड कर रहे हैं, इसराइल से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं या इसराइल के को बाज़ अशिया बेचते हैं जैसे तेल वगैरह। तो ये वो चीजें हैं जो कि लाज़मी बात है, एक छोटा मुल्क है उसके ऊपर काफी इफेक्ट आ सकता है, और 57 बहुत बड़ी तादाद है। उनमें से सारे तो नहीं करते, लेकिन अरब ममालिक ज्यादातर इनका कारोबार है वहां पे इसराइल से इंपोर्ट करते हैं ये चीजें, तो ये इफेक्ट भी आ सकता है। और दूसरा ये है कि अगर फलस्तीनियों को अमन के जमाने में कुछ न कुछ को वेपन हम उसके लिए उनको दिए जाते, लबनान के थ्रू हमारा वहां पे हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला वाले ये काम पहले करते रहे अब नहीं कर रहे, तो वो जमीन में जब क्लैशेज इनके जमीनी जंग होती है, क्लैशेज होते हैं, उसमें भी इसराइल का कुछ नुकसान ज्यादा होता, तो वो उसको ख्याल आता है कि मेरे लिए अमन जरूरी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये जो फलस्तीनी हैं ना तो ये इस चीज को भूले हैं अपने हकूक को, और ना ही ये पहले की तरह कमजोर हैं। लिहाजा बेहतर ये होगा कि इनके साथ कोई मफाहमत, कोई मसले का हल किया जाए परमानेंट बुनियादों पे, ताकि इसराइल का नुकसान ना हो। लेकिन हमने नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की, लिहाजा इसराइल को चूंकि इंटरनेशनली एक हमायत हासिल है अमेरिका या मगरबी ब्लॉक की, तो वो करारदादों पे तो अमल नहीं करता, करारदादें तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं डालती, करारदादें पास होती हैं वो इग्नोर कर देता है। ये तो फिजिकल उसको जो अगर उसकी फिजिकल उसको कोई नुकसान पहुंचे, प्रॉब्लम हो माशी तौर पे, या जो इंसानी जानों का ज़या है या उनकी प्रॉपर्टीज का नुकसान है वो हो, तो फिर उनको एहसास हो कि ये अमन उनके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना फलस्तीनियों के लिए। जैसे कि अभी सीज फायर हुआ और जंगबंदी का जो मुआहिदा, ये कब तक आपको लगता है कि जो है इसराइल जो है वो इस मुआहिदे का पाबंद रहेगा, और इसका क्या मुस्तकबिल तो नहीं तो वक्ती टेम्पररी है ये तो एक? देखिए इस वक्त पे दो तरह की चीजें थी, एक तो ये कहा जाता है कि नेतन्याहू खुद मुश्किल में था और उसके अपने सियासी मकासद थे जिसकी वजह से उसने इस सिचुएशन को फ्लर अप किया और उसने अपनी कौम को इकट्ठा करके तो फायदा लिया अपने हक में। ये चीज तो वक्ती है, ये गुजर जाएगी, लेकिन जो लंबे वक्त के लिए ये चीजें होती हैं वो उसी वक्त कारआमद हैं, उसी वक्त ये फायदा देती हैं जब नुकसान और उसका अंदाजा किया जाए कि मुझे इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। तो इस सूरत में इजरायलियों का नुकसान बड़ा थोड़ा हुआ है, लिहाजा ये कहना कि वो इससे आइंदा गुरेज करेंगे ये नहीं होगा। आज जो थोड़ा बहुत उन्होंने अचीव करना था कर लिया, फिर उन्होंने सीज फायर की तरफ आ गए कि ठीक है जी सीज फायर करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा नुकसान कर चुके हैं फलस्तीनियों का। इंसानी जानों का ज़या भी हुआ, कई बिल्डिंगें उनकी गिर गई, पॉपुलेशन तकरीबन वहां से तकरीबन 1 लाख के करीब बेघर हो चुके हैं इनके फलस्तीनी, और वो उनको धकेल के
तो नीचे जुनूब की तरफ भेज दिया गया है, वो बेचारे बाहर खुले आसमान में बैठे हैं। तो तकलीफ और जो नुकसान है वो तो सारा फलस्तीनियों का होगा। तो इस वजह से ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो टर्की ने 2 तजावीज दी हैं वो दोनों बड़ी अहम है और हमको परमानेंट हल नहीं, लेकिन किसी हद तक। एक तो ये कि वो प्रोटेक्शन फोर्स की बात करते हैं, वो अगर हो तो फलस्तीनियों की बचत हो सकती है, कुछ उनको बजाय इसके कि जंग की तरफ जाएं, जब भी कोई ऐसा मसला हो तो वो प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो उनका कुछ दफा कर ले। दूसरी तरफ बहुत अहम जो तजवीज आई है वो ये है कि यरूशलेम के ऊपर जो मसला है, यरूशलेम के ऊपर हर कोई अपना हक जताता है, तो इसको एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर करके तो तीनों मज़हब के नुमाइंदे मिलके कमेटी बना के तो उसका इंतजाम संभाल लें। अच्छा जनरल साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी, फिर आपसे इजाजत भी लूंगी। मुझे बताइएगा कि आपको जो हमारी अभी मौजूदा गवर्नमेंट है या जो हुकूमत है, उनका पर्सपेक्टिव या इस मामले पे उठना या कश्मीर के मामले पे अपना वर्डिक्ट सामने रखना, आपको गुज़श्ता या पिछली हुकूमतों से कैसे जो है वो फर्क लगा है पर्सपेक्टिव? देखिए, ये एक मखसूस सूरत हाल थी जहाँ पे बड़े जल्दी कुछ न कुछ करने की जरूरत थी कि फलस्तीनियों का नुकसान हो रहा था काफी। तो इस इमरजेंसी को नुक्ता अगर इसको हम रखें, मद्देनजर रखें, तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी भागदौड़ की है वो की यही पाकिस्तान और टर्की ने। तो हमारी हुकूमत का तो इस वक्त के ऊपर बहुत ही अच्छा रिएक्शन रहा है, वरना शायद ये इतनी जल्दी सीज फायर भी ना होती। जो रिएक्शन दिखाया है टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने मिलके, वो वाकई उसका इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से आज मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी साथ खड़ी है, कम से कम सीज फायर के नुकता निगाह से। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपने टाइम निकाला, शामिल गुफ्तगू रहे। जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ी अहम शख्सियत है और वो पाकिस्तानी शख्सियत है, आजकल तो यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है, बात करेंगे, जरा उन पर भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। क्या बात करें, मैं सलाम पेश करती हूँ हमारे जो मीडिया के फनकार हैं या जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो तो बाहर आ गए, जिन्होंने प्रोटेस्ट में जो शामिल हुए और जिन्होंने बताया कि हम फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्मों सितम पर उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। और आप इस तरह के देख सकते हैं मुख्तलिफ हमारे आर्टिस्ट की तस्वीर हैं, जिनमें से इस वक्त दना नीर की आप पिक्चर देख रहे हैं। इससे पहले शाहिद खान आफरीदी, फवाद खान बाहर आए, मंशा पाशा की भी वीडियो हमने आपको दिखाई, माहिरा खान भी बड़ी हमें एक्टिव दिखाई दी, बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस, हमारे एक्टर, फैसल कुरैशी ने इसके ऊपर बात की, बल्कि न्यूज़ में भी काफ़ी दिखाई देते रहे। बाकी तमाम लोगों को भी मोटिवेट करते हुए दिखाई दिए कि नहीं, कम से कम चूंकि ये वो लोग हैं, ये वो तबका है जिनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है इनकी फॉलोइंग। अगर ये मैं समझती हूँ हामिद साहब, अगर ये लोग सड़कों पर नहीं भी निकलते ना, तब भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनकी एक ट्वीट कर देना, इनकी एक पिक्चर लगा देना, इनका एक वीडियो मैसेज कितने लाखों करोड़ों लोगों में देखा जाएगा, उन तक आवाज पहुंचेगी। तो ऐसे में मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कम से कम इतना वक्त निकाला कि वो एक ट्वीट लिख सकते, एक पिक्चर अपलोड कर सकते, और खासकर वो लोग जो कि अपने घरों से बाहर निकले हैं इस वबा के दिनों में और उन्होंने जाकर ये इसमें शामिल हुए। नबिया, बात ये है कि ये जो फनकार होते हैं, जिस तरह आपने कहा, इनकी एक बहुत बड़ी फॉलोअरशिप के साथ साथ इनका जो पैगाम होता है वो पूरी दुनिया में एक ख़ास अहमियत इख्तियार कर जाता है। और पाकिस्तान में जिस तरह फ़नकारों ने किया, इसी तरह बहुत पूरी दुनिया में अमेरिकन आर्टिस्टों ने किया है, ब्रिटिश आर्टिस्टों ने किया है, अरब आर्टिस्टों ने किया है। इन सब लोगों ने इस मसले को इंसानी अलमिया समझा है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, ये एक इंसानी अलमिया है। इसी वजह से हमने देखा कि लंदन में लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शिकागो में लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है
कि पूरी दुनिया को ये बात बताने की ज़रूरत है कि ये एक इंसानी अलमिया है। आप मुसलमानों का कत्लेआम करने के साथ साथ एक इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं, और इसराइल जो जुल्म कर रहा है उसका हाथ रोकने के लिए इस तरह की शख्सियात का आगे आना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो खेलों के शोबे से हों, चाहे वो फ़न व अदब से हों, चाहे वो मीडिया से हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, हर तरह के लोग, डॉक्टर्स, हर तरह के लोगों को आगे आना है। और जिस तरह आपने बताया है कि हमारे इतने जो स्टार्स आगे आ रहे हैं, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये इनका कंट्रीब्यूशन है। ये वही कंट्रीब्यूशन है जब मैडम नूर जहाँ 65 की वॉर में बॉर्डर्स पर जाकर या दूसरी जगहों पर जंगी तराने गाती थी, तो उससे कितना फौजियों का और आवाम का हौसला बुलंद होता था। इसी तरह फनकारों के आगे आने से जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको एक पैगाम जा रहा है। और जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनी एक ही बात कह रहे हैं कि आप हमारी जो हालत ज़ार है, जो हम पर बीत रही है, वो दुनिया को दिखाएं, ताकि दुनिया खुद आंखें खोल कर देखे कि उनके साथ हो क्या रहा है, और वो देखे कि वो यहूदी, वो सहूनी जो खुद थोड़ा जुल्म का शिकार हुए, वो आज फ़लस्तीनियों को किस तरह के जुल्म और जबर का निशाना बना रहे हैं। आज फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद हामिद साहब, यहाँ पे एक खातून का मैं नाम लेना चाहूंगी जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं और वैसे ही बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। वो वैसे ही उनका जो कहते हैं ना, या इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं कि जो दिमागी संतुलन है, उनकी अपनी इंडस्ट्री जो है उन पर लान तान करती हुई दिखाई देती है कि यार ये क्या खातून है। और ऐसी खातून है कि अब अपनी ही प्रोडक्शन में अपनी ही फिल्में बना के काम कर रही हैं। कोई उनको इंडस्ट्री में उनके साथ काम नहीं करना चाहता, कोई हीरो इन खातून के साथ नहीं आना चाहता, कोई प्रोड्यूसर इन खातून को साइन नहीं करना चाहता, क्योंकि जो खातून है ये पता नहीं किस तरह की अजीबो गरीब मखलूक है। मेरे ख्याल से मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौत की। और किसी डॉक्टर को अगर आप दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को अगर आप अपना इलाज करवाएं, तो ये जितने आपको वसवसे और जो वहम होते हैं, खासकर मुसलमानों के हवाले से जो आपके दिल में कोड़ है, जो नफरत है, जो कड़वाहट है, जो जहर है, जो तकलीफ है, मैं दुआ कर सकती हूँ हम सारे बोलो मिलके भाई आमीन बोलो कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करे, इनकी जो दिमागी हालत है वो दुरुस्त करे। कि जो मुसलमानों को आपने दहशतगर्द कहा है, बहन जाके जरा तुम देखो कि तुम्हारे ही मुल्क में मुसलमानों पर कितना जुल्म हुआ है। भाई अगर दहशतगर्द होते तो ऐसे जुल्म बर्दाश्त ना करते। भैया बात ये है, इसकी आप जिसकी मिसाल दे रही हैं, आपने अंदाज़ा नहीं कर सकते कि खुद इंडियन अवाम अब इससे कितनी नफरत करते हैं। चाहे वो किसानों का एहतजाज हो, उसके ऊपर भी उसने उनको बागी कहा, उस पर उनको खालिस्तानी कहा। ये बुनियादी तौर पर कुछ औरतें या कुछ इस तरह की मीडिया पर्सनैलिटीज़ भारत में हैं जो सिर्फ शोहरत, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए खुद को मतनाज़ा बनाती हैं। और ये वाकई इनका तो दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब है। और इसके साथ साथ बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे हमने इंडियन ट्विटर हैंडल्स पे और इंडियन सोशल मीडिया पे देखे गए जहां पर इसराइल की हमायत के ऊपर भी बातें की गई। और ये इंसानियत के लिए बदकिस्मती है। ये आप यकीन करें, इवन इंडिया के अंदर भी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। काम जो नहीं मिल रहा तो ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर जरा नजरों में लेंगे ना। अच्छा हामिद साहब, ये तो चले भारतीय हैं या हमारे चलें कह दिया रिलीजन के नहीं है, या चले नफरत करते होंगे, या चलें ठीक है उनका अपना मसला है, लेकिन दुख नहीं है। ठीक है, दुख हमें तब होता है, तकलीफ हमें तब होती है जब कोई अपना चोट लगती है और संभालने नहीं आता, तब जाके जो है ना वो आंसू भी निकलता है, तकलीफ भी होती है। और ऐसी ही हमारी पाकिस्तान की बच्ची, एक मैं कहूँगी बच्ची थी जब वो यहाँ से गई थी, मलाला की मैं बात कर रही हूँ, मलाला यूसुफजई, जिनको हमने इतना प्यार दिया, जिनसे हमने इतनी मोहब्बत की, और जब उनके साथ वो इंसिडेंट आया, कैसे पूरा पाकिस्तान, वो आज अगर हामिद साहब किसी जगह पर या मकाम रखती हैं तो उसमें हम पाकिस्तानियों का कम हाथ नहीं है। लेकिन दुख, सिर्फ दुख इस बात का है कि कितने मासूम चले गए, कितने मासूम चले गए, क्या कुछ नहीं हो गया फलस्तीन में, लेकिन मलाला ने इतनी खामोशी इख्तियार की, एक ट्वीट की हामिद साहब, सिर्फ एक ट्वीट की, और वो ट्वीट भी इतनी बेदिली से की हुई ट्वीट थी, और इंतहाई मुतनाज़ा ट्वीट की, और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो फ़लस्तीनियों के हक में की गई ट्वीट है। और ये बदकिस्मती है, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बच्ची जो पाकिस्तान का
फ़ख्र बनी है, उसको नोबेल प्राइज़ मिला है, दुनिया उसको सुनना चाहती है। और जिसके नोबेल प्राइज़ की बुनियादी वजह बच्चों पर होने वाले मजालिम और बच्चियों के ऊपर होने वाले मजालिम हो, अगर वो आवाज़ भी ना बोले तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की भी, और मैं समझता हूँ खुद नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी के लिए सवाल जो अपनी कम्युनिटी अपने लोगों के लिए जो हामिद साहब आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे, आई एम श्योर आप वो सीजन जानते होंगे जिस सीजन का जो हमारे बचपन का एक अंग्रेजी सीजन जिसका नाम है फ्रेंड्स, आपको पता है वो कितना मकबूल रहा, बहुत फेमस दुनिया भर में, हम 90s का वो एक बड़ा गोल्डन टाइम, और तब का आपको पता है कि उनका रीयूनियन होने जा रहा है, और जब ये रीयूनियन होगा या हो रहा है तो जितने भी लोग फॉलोअर्स हैं इसके, उनकी नजरें उस इवेंट पर होंगी, और ये इवेंट छोटा इवेंट नहीं होगा, ठीक है, मीडिया इंडस्ट्री के लिए खासकर। और आपको पता है कि उसकी मेहमाने खुसूसी कौन बनने जा रही हैं? मलाला यूसुफजई उसकी मेहमाने खुसूसी बनने जा रही हैं। तो आप सोचें कि वो कम्युनिटी, ऐसे लोगों में उठना बैठना, वहां पे जाके शिरकत करना, और आपका एक जुमला कह देना जहां पर जुल्म हो रहा है, उसका कितना इन्फ्लुएंस होगा। ये बात थी। आप ये समझें कि अगर उनका एक जुमला या एक ट्वीट या एक कही हुई तकरीर जो है वो दुनिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जगाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको हक की बात करनी चाहिए, उनको पाकिस्तानी होने के साथ साथ लड़की होने के साथ थोड़ा सा बता सकती थी कि उनको दर्द हुआ है, थोड़ा सा बता सकती थी कि उनको तकलीफ हुई है, थोड़ा सा वो बता सकती थी कि उनको यार कोई खिंच पड़ी है। तो अगर वो ऐसा कर देती तो मेरे ख्याल से हम उनसे और मोहब्बत करते और प्यार करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे दुख है, आई होप सो के वो इस पर जरूर बात करेंगी आने वाले वक्त में, या अभी भी करते हैं, अभी भी वक्त है। दूसरी साइड पे हामिद साहब बहुत जरूरी है बात करना, एक ऐसी खातून का तस्करा करना, एक ऐसी औरत का तस्करा करना, लड़की का, जिसका जो वजह शोहरत है, मैं उसकी बात नहीं करती कि वजह शोहरत क्या है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग, हम पाकिस्तानी बड़े तेज हैं, बड़े समझदार हैं, हम वैसे सब कुछ जाके गूगल पे सर्च कर लेते हैं। मैं नाम सीधे सीधा ले लेती हूँ, मियां खलीफा की मैं बात कर रही हूँ। हम सबको पता है कि उनकी वजह शोहरत क्या है, ना सिर्फ उनकी कंट्री की वजह से बल्कि पूरी दुनिया में जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो एक खास वजह से जानी जाती हैं। एक्ट्रेस है, फौहश फिल्मों की वो एक्ट्रेस हैं। हामिद साहब, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पर जाएं, बिल्कुल ऐसे, और आप जाकर अगर उनका होम पेज देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये जो औरत है ये कितना दर्द दिल रखती है, और जो उसने बैश कर डाला है इजराइलियों को, और जो वो फलस्तीनी बहन भाई उन बच्चों के लिए जो उसने बातें कर दी हैं, अगर हम उस पर बात करना शुरू करें तो आई एम श्योर कि हमें कल का शो भी डिजाइन करना पड़ेगा उसके लिए, जितना ये औरत बोली है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हम उसके काम को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन जिस दलेरी का मुजाहिरा किया है इस खातून और अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए, जहां पर आज भी मुसलमान इस खौफ का शिकार है कि कल हमें CIA उठा लेगी, हाँ कल हम पर कोई इल्ज़ाम या लेबल लग जाएगा, उस सब के बावजूद उसके इस तरह का स्टेटमेंट्स देना फ़लस्तीनियों के हक़ में। इसके साथ साथ फ़लस्तीन अमेरिका में Jay-Z और दूसरे सिंगर्स, दैन बास्केटबॉल प्लेयर्स, NBA के प्लेयर्स, अमेरिकन बॉल के प्लेयर, सब प्लेयर्स ने, आप यकीन करें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने जो फ़लस्तीन के साथ जो यकजहती का मुजाहरा किया है, उसने अमरीकी अवाम की आंखें खोली हैं। और ये जो अभी सीज फायर हुआ है इसमें सारे फैक्टर्स काम आए हैं। बदकिस्मती ये है कि अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुसलमान बहुत बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल शख्सियात हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान हो, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हो, उनको मज़ीद आगे आना चाहिए ताकि मुसलमानों का भी दिफा हो और दुनिया को पता चले कि अब जो वो मुसलमान जो ताकतवर हो चुके हैं मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर, वो फ़लस्तीन और कश्मीर की कॉज के लिए मुसलमानों को इंसाफ और के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आप आज देखें, आज अगर कोई छोटा सा वाकया किसी भी यूरोपीय मुल्क में होता है तो पूरी यूरोपीय यूनियन इकट्ठी हो जाती है, उसके ऊपर जनाब एहतजाज भी होते हैं, झंडे भी सरनिगू किए जाते हैं।
मुसलमान दुनिया को भी यही करना है। मुसलमान दुनिया अगर ये करेगी तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में ज़रा सा दबाव डाला है। आपने देखा 24 घंटों में कितनी डेवलपमेंट्स हुई। कहीं अगर सीज़ फायर में नेतन्याहू ने अपनी मजबूरी से सीज़ फायर किया है, वहीं साथ साथ उस पर पोलिटिकल प्रेशर आया, साथ साथ एक खौफ आया कि अगर दुनिया में ये जो पीस फोर्स की बात हो रही है, अगर ये बहुत ज़्यादा दोहराई गई तो ये किसी ना किसी तरह अमली तौर पर भी सामने आ सकती है। इसलिए उसने फौरी तौर पर सीज़ फायर किया कि ये जो पीस फोर्स की तजवीज़ दी गई है तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से, ये अगर अमली जामा पहना दिया गया इसको, तो आप यकीन करें कि फ़लस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा, इसराइल भी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, और दुनिया की अगर कोई पीस फोर्स वहाँ चली जाती है तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। क्यों? आप ये समझें कि अल-कुद्स शरीफ एक ऐसा मसला है जो मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की लपेट में ले सकता है। इसके अंदर बार बार कहा जा रहा था जी कि अगर अमेरिका उसकी पुष्टपनाही करेगा और रशिया और चाइना अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ खड़े हो जाते हैं, ईसाई और यहूदी सहूनी एक तरफ हो जाते हैं, तो क्या मंजर होगा? ये पूरी दुनिया को जंग की लपेट में ले लेगा। और आज 21वीं सदी की तीसरी आलमी जंग का तसव्वुर करना भी महाल है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अब वक्त की ज़रूरत है कि दुनिया इकट्ठी हो, फ़लस्तीन का मसला हल करे, मेरिट के ऊपर हल करे, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए और बेलगाम इसराइली घोड़े को लगाम डाली जाए। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि मुसलमान हक की बात कर रहे हैं। वहाँ इतना जुल्म सह चुके हैं 70 सालों से। आप सोचें कि 3 इंतफादा, 2 नकबा, ये सारी तहरीक अकेले फ़लस्तीनियों ने लड़ी हैं। फ़लस्तीनी तो बार बार ये कहते हैं कि हम अपना आखिरी बच्चा तक कुर्बान कर देंगे किबला अव्वल की हिफाजत के लिए। लेकिन किबला अव्वल की हिफाजत खाली फ़लस्तीनियों की जिम्मेदारी नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी है। और अब वक्त आ गया है पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होके, हम आवाज़ होके दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें साथ जुड़े और इस मसले को हल करें। और बार बार दुनिया को ये बावर कराया जाए कि दुनिया की मईशत भी इस पर डिपेंड करती है, दुनिया का अमन भी इस पर डिपेंड करता है। और इसराइल के लिए ये कोई खेल नहीं है कि 10 दिन मर्जी से बमबारी करे, शहर को तबाह करे और सीज फायर का ऐलान कर दे। ये कोई वीडियो गेम खेल रहा है कि अपनी मर्जी से शुरू किया, अपनी मर्जी से खत्म कर दिया। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी देखने वालों को कि बिल्कुल सुख का जो कहते हैं ना सांस इस टाइम अगर आपने ले लिया है ना कि भाई अब तो सीज फायर हो गया, अब तो जंगबंदी का मुआहिदा हो गया, तो बस भाई बड़ी जीत हो गई, नहीं, हरगिज नहीं। ये वक्त जो है वो सुख का सांस लेने का नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट में जो शामिल हुए हैं लोग और जितनी आवाज उठाई गई है, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हम सारे इसराइलियों को यहाँ से निकाल कर ही बाहर दम लेंगे। और कश्मीर से भी मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ हामिद साहब, हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं, बहुत जरूरी है इस पर बात करें। और इसके ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले छोटी सी कहूँगी कि जो मेरी बहुत जो उम्मीदें हैं ना, वो बहुत नजरें जो हैं वो मेरी मीडिया इंडस्ट्री के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, मेरी उन पर भी बहुत नजरें हैं, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है ना, इसका अंदाजा आम बंदा नहीं लगा सकता। अब देखिए हमारे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कहाँ जाकर काम नहीं किया। हमारे जो सिंगर्स हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं, गुलकारी करते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। इनका सामने आना, इनका बात करना बहुत जरूरी है। आपकी आवाज कहां तक जा सकती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हामिद साहब। अब हमने बहुत सारी गुफ्तगू की, हमने मसले की जड़ पर भी बात की, मसला अभी जो वक्ती तौर पे सीज़ फायर हुआ है हमने उसकी भी बात की, हमने इस्लामी ममालिक और OIC की भी बात की, हमने हमारी मीडिया इंडस्ट्री की भी बात की। लेकिन इवेंचुअली अगर देखा जाए ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ अगर इस पूरे मामले को देखा जाए और हकीकत पसंद होके इस पर तज्जिया किया जाए, ख़त्म होगा मसला? कभी ये मुद्दा ख़त्म होगा? नबिया देखें, ये मुद्दा ख़त्म होना लाजमी है। ये मुद्दा ख़त्म नहीं होगा तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दुनिया को एक जंग पेट में ले लेगा, दुनिया में ये आग की तरह फैल जाएगा। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की ज़िम्मेदारी है इस मसले के हल के लिए आगे आए। और वो अमेरिका
जो इसराइल के ख़िलाफ़ आने वाली हर करारदाद को वीटो कर देता है, हर करारदाद को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, वो ये समझ